बेंगलुरु से एक अहम खबर। बेंगलुरु के मस्जिद लबाबीन के दफ्तर का ताला तोड़कर वक्फ बोर्ड ने इस इदारे को अपने कब्जे में लिया। बेंगलुरु का मारूफ औकाफ़ी इदारा मस्जिद लबाबीन कदीम इदारा है। इस इदारे में हालिया दिनों में मैनेजमेंट कमेटी को लेकर हंगामा चला हुआ है। कई इल्ज़ामात जो है इस कमेटी पर लगे थे, जिसमें कमर्शियल स्ट्रीट में ये प्रॉपर्टी है और यहाँ कई दुकानें जो है लीज आउट किए गए हैं, जो बिल्कुल कम कीमत पे जो है दिए गए हैं, जिसका कई तरह के घपलों के भी इल्ज़ामात इनके कमेटी पर लगे हैं। बहरहाल आज लगातार इंतज़ार और कानूनी जद्दोजहद के बाद कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड के वक्फ ऑफिसर निसार अहमद ने चार्ज लिया। डिप्टी कमिश्नर की तरफ से यलहंका के तहसीलदार ने जो है यहाँ आकर चार्ज दिलाया और ताला तोड़कर मुहाजिरा किया। बेंगलुरु से एक अहम खबर। बेंगलुरु के मस्जिद लबाबीन के दफ्तर का ताला तोड़कर वक्फ बोर्ड ने इस इदारे को अपने कब्जे में लिया। मारूफ बाजार कमर्शियल स्ट्रीट में वाक़ औकाफ़ी इदारा मस्जिद लबाबीन वक्फ बोर्ड के अफसरान ने इस इदारे को अपने तवील में लिया है। बेंगलुरु और रियासत भर में ऐसे कई इदारे हैं जहां बड़ी तादाद में आमदनी है। इसी वजह से कमेटियां गैर कानूनी तौर पर कब्जा जमाए हुए हैं, मियाद ख़त्म होने के बाद भी अपना कब्जा नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे इदारों को वक्फ बोर्ड कार्रवाई कर रहा है। इसी तरह से मस्जिद लबाबीन कमेटी भी गैर कानूनी तौर पर चल रही थी, जिसमें वक्फ बोर्ड ने लगातार इन पर नोटिस देने के बावजूद भी कमेटी अपना कब्जा नहीं छोड़ रही थी। वक्फ बोर्ड लगातार इस पर कार्रवाई करता रहा। कानूनी मदद, अदालती मदद लेने के बाद डिप्टी कमिश्नर की मदद से यलहंका तहसीलदार को ये जिम्मेदारी दी गई। यलहंका तहसीलदार अनिल कुमार ने आज वक्फ ऑफिसर निसार अहमद को यहाँ चार्ज दिलाया। इस दफ्तर का ताला तोड़कर यहाँ जायज़ा लिया गया, मुहाजिरा किया गया। उसके बाद इसका चार्ज जो है वक्फ ऑफिसर निसार अहमद को इसका चार्ज दिया गया है। 4 माह कबल ही वक्फ ऑफिसर को यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर नामजद किया गया था। वक्फ ऑफिसर निसार अहमद ने लगातार कोशिश करने के बावजूद भी कमेटी इन्हें चार्ज देने से मना कर रही थी। ऐसे में डिप्टी कमिश्नर को वक्फ बोर्ड ने राब्ता किया। डिप्टी कमिश्नर ने एसी को, एडिशनल कमिश्नर को ये जिम्मेदारी दी थी। एडिशनल कमिश्नर ने यलहंका तहसीलदार अनिल कुमार को ये जिम्मेदारी दी। वो मौके पर पहुंचकर पुलिस की सिक्योरिटी के साथ जो है यहाँ दफ्तर का ताला तोड़ा गया और ताला तोड़कर वहाँ मौजूद अलमारी और जितने भी कागजात थे उसके भी ताले तोड़कर जो है यहाँ सारे चीज़ों का जायज़ा लिया गया और मुहाजरा किया गया। देख सकते हैं, शायद ही बेंगलुरु में इस तरह का वाक़या आपने इससे पहले कभी देखा होगा कि वक्फ की ताल्लुक से इतनी बड़ी खबर के दफ्तर का ताला तोड़कर जो है जायज़ा लिया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे कमेटियां हैं जो अभी भी लीगल है और वहां आमदनी की वजह से वो अपना डेरा जमाए हुए हैं। वाज़ेह रहे कि अब वक्फ ऑफिसर जो तहसीलदार रैंक के हैं निसार अहमद, ये अब मस्जिद लबाबीन के एडमिनिस्ट्रेटर हैं और इनके साथ एक 5 लोगों की कमेटी भी है जिसमें मुकामी लोग शामिल हैं। अब डे टू डे अफेयर्स जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे और इसके बाद यहाँ पर जो भी कानूनी कार्रवाई, क्योंकि इदारे पर यह भी इल्ज़ाम है कमेटी पे कि ये कमर्शियल स्ट्रीट जैसे इदारे इलाके में जो है महज 3,000-4,000 किराया लेते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत ही कीमती वो बाज़ार है। वहाँ पर जो है बहुत कम कीमत पर लीज़ या रेंट पे दिया जा रहा है, यानी कि कई लोगों को रेंट पर लेके दूसरों को जो है सब लीज़ देने का भी यहाँ इल्ज़ाम है। ये तमाम तरह जायज़ा, छानबीन और तफ्तीश करने के बाद जो है वक्फ बोर्ड कार्रवाई करेगा। उसके बाद यहाँ इलेक्शंस होंगे, उसके बाद कमेटी को बहाल कराया जाएगा। अब यल मोहम्मद इकबाल की सदारत वाली कमेटी बर्खास्त हो चुकी है। अब एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर वक्फ बोर्ड ने निसार अहमद को नामजद किया है। आइए जानते हैं यलहंका के तहसीलदार जिन्होंने ये मुहाजरा किया है उनका क्या कहना है, उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं निसार अहमद उनका क्या कहना है और मुकामी लोगों के तासुरात भी हम आपको सुनाते हैं। ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿ ಈ ಶಿವಾಜಿನಗರದ ಮಸ್ಜಿದೆ ಲಬಾಬಿನ್ ಏನು ಒಂದು ಹಗರಣ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಂಥ ನಿಸಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಮಸೀದಿಯ ಈ ಹಿಂದಿನ ಒಂದೇನು ಸಮಿತಿ ಇತ್ತು, ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಇಲ್ಲಿಯ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೆಕ್ಷನ್ 68/2 ಅಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ಮಸೀದಿಯ ಎಲ್ಲ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಚಾರ್ಜನ್ನು ನೀಡಬೇಕಂತ ನನಗೇನು ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ, ಆ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ಆಧರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಸ್ಜಿದಿಗೆ ಬಂದು ಮಸ್ಜಿದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 3 ಕೊಠಡಿಗಳೇ ಏನು ಸೀಲ್ಡ್
ಲಾಕ್ ಆದಂಥ 3 ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಮಹಜರ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳ ಒಂದು ಮಹಜರ್ನೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿಯ ಆದೇಶದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯ ನೇಮಕಗೊಂಡಂಥ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂಥ ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಇದನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ ನಿಸಾರ್ ಅವರು ಈ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಸೀದಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಯಲಹಂಕ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. लबाबिन मस्जिद के प्रीवियस कमेटी का टर्म 2016 में ख़त्म हो गया था. उसके बाद उन्होंने कमेटी का इलेक्शन और सिलेक्शन कर ले को उन्होंने कमेटी बना लेना था, मगर आज तक उन्होंने कर लिए नहीं. इस वजह से स्टेट वक्फ बोर्ड ने क्या किया, मुझे एडमिनिस्ट्रेटर होकर डाल के अपॉइंट करे. अपॉइंट करने के बाद मैं चार्ज अजम्पशन लिया. अजम्पशन लेने के बाद वो प्रीवियस कमेटी वाले को नोटिस भी देखो था. 6 months अगस्त में 2021 में देखो था. आज तक वो क्या भी नहीं रिप्लाई दिए. उसके बाद सीओ साहब एक नोटिस दिए, उसे भी इन्होंने क्या भी नहीं रिप्लाई दिए. इसके वजह से कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड एक्ट में 62/2 में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और सब डिवीज़न मैजिस्ट्रेट को हमें अप्रोच करना था. मैं सब डिवीज़न मैजिस्ट्रेट को अप्रोच करके आर्डर लिया. ऐसा लबाबिन मस्जिद का क्या वो चार्ज लेने का है. तहसीलदार यलहंका इनको पावर डेलीगेशन करी उनको बोले. उसके वजह से साहब कल मुझे डेट देखो थे, आज आपको पूरा हैंड ओवर करके दे रही हैं. आगे की एक्टिविटीज़ पूरी आपके इसमें रहेगी? जी. आगे का कदम क्या होगा? क्या इलेक्शंस होंगे? क्या होंगे यहाँ पे? इलेक्शन और सिलेक्शन दो में एक. जी. तो पिछली कम्युनिटी को जो एफआईआर करें आप, उसकी क्या डिटेल्स हैं? वो मैं चार्ज लेने के बाद अकाउंट फ्रीज़ कर डाला था. फ्रीज़ करने के बाद क्या करें, इन्होंने 6 months के बाद फेक डॉक्यूमेंट बना के फिर अकाउंट एक्टिवेशन कर ले को. एक्टिवेशन करने के बाद 3 लाख समथिंग अमाउंट विथड्रा कर को हाँ सैलरीज दूँ वैसा ऐसा कर बोल को मुझे मालूम हुआ. एडमिनिस्ट्रेटर रहे के बाद इन्हों कैसा ये कर सकते हैं. इसीलिए मैं उनके ऊपर एफआईआर डाल के पुलिस में एफआईआर कर को हूँ. एफआईआर में किसका नाम है? एफआईआर में 3 लोगों का नाम है. क्या उनका नाम है? एल मोहम्मद इकबाल, बदरुल हसन, एल मोहम्मद फारूक. 3 इसम के ऊपर. निसार साहब, अभी जो है अनिल कुमार साहब ने अपनी बात की शुरुआत में कहा कि मस्जिद लबाबीन हगरण, ये क्या हगरण है, क्या स्कैम है, क्या लूट खसोट हुई है? नहीं, मैं डॉक्यूमेंट पूरा अब वेरीफाई करता हूँ. वेरीफाई के बाद मैं ऑडिट कराता हूँ. ऑडिट कराने के बाद इसमें क्या घोटाला हुआ वो समझकर मैं नेक्स्ट स्टेप लेता हूँ उनके ऊपर. क्या इल्ज़ाम क्या है, एक्यूजेशन क्या है, क्या घोटाला हुआ है, कितने का घोटाला है? वो अंदाज़ा मुझे तो मालूम नहीं अभी तक, लेकिन घोटाला हुआ हो क्या है. 3 लाख विड्रा करने के अलावा कुछ लीज मामले में, रेंट मामले में कुछ है क्या इश्यूज? हाँ, इधर 44 शॉप्स हैं. इसमें लीज कर को ही पुराना लीज है ये, मगर 2014 के बाद इन्होंने क्या लीज कर ली नहीं कर लेगा. अब मैं नोटिस देने के बाद मालूम होता. इन्होंने क्या करेंगे बोले तो लीज कर को सब लीज दूसरे लोगों को कर को है करने का भी इंफॉर्मेशन है. वो पूरा मैं तहकीकात करता हूँ. अब तो क्या तहकीकात करने के बाद क्या कार्रवाई हो सकती है ज़रा? हाँ, उनका लीज रूल्स चेंज कराता हूँ मैं. क्या अग्रीमेंट कर ले को है ना वो चेंज करता हूँ. अब रिलीज रूल्स अब क्या मार्केट का रेट वैल्यू क्या है उसके तहत से मैं उनको लीज बना देता हूँ. अभी आप केयर टेकर हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर? एडमिनिस्ट्रेटर. ओके, आपकी कमेटी होगी इसमें? हाँ, 5 लोगों की एक ये एडवाइजरी कमेटी है मेरा. कौन कौन है इसमें? अतीक ऑफिसर है, वक्फ ऑफिसर? नहीं वक्फ ऑफिसर नहीं. अतीक नहीं ये बाहर के लोग 5 लोग. वो लड़ रहा है जो 2018 से चल रहा है. इनका टर्म आके 2016 में ख़त्म हो गया था. फिर क्या हुआ, उन्होंने कभी रेन्यू नहीं किया. उन्होंने ना रेन्यू किया, ना फिर सिलेक्शन. एक ही ख़ानदान या 2 ख़ानदानों मिलकर पूरे है ना, किसी को बाहर वाले को इन्वॉल्व नहीं किया वो लोग. सर ये 60 साल से एक ही लोग चला रहे थे. ना किसी को हिसाब है, ना नो ट्रांसपेरेंसी, नो अकाउंटेबिलिटी, नो आउटसाइड पार्टिसिपेशन, नो मेंबर्स, कुछ भी नहीं, एनरोलमेंट कुछ भी नहीं है. है देखो
और दूसरी बात क्या है, बोले तो एनरोलमेंट कराने के लिए हमने, जब हमें पता चला कि ये लोग है ना इनका टर्म ख़त्म हो गया, हमने क्या है इलेक्शन के लिए मांगे। तो इलेक्शन के लिए उन्होंने क्या लोकल पॉलिटिशियंस के पास जाके उन्होंने क्या किया कि उनका फेवर मांगे लोग, लोकल पॉलिटिशियन, लोकल एमएलए की बात मैं बोल रहा हूँ। फिर हमने वक्फ बोर्ड में जाके सबसे चेयरमैन लोग से और सीईओ से पूरे दबाव डालने के बाद उन्होंने एनरोलमेंट शुरू किया। एनरोलमेंट शुरू करने के वहाँ पे भी उन्होंने क्या रोक लगाई कि 1200 रुपये एनरोलमेंट, पूरी हिस्ट्री में पहली बार है कि एनरोलमेंट 12 है। 50-60 साल से एक ही फैमिली के सेलेक्टेड लोग वो है ना यहाँ पे बैठ के चला रहे हैं। ये सिलेक्शन से कभी ज़िंदगी में आज तक इलेक्शन नहीं हुआ। ये हाई इनकम इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे क्या है इलेक्शन होना चाहिए। हम एक ही मांग थी कि इलेक्शन करना बोल के, इलेक्शन नहीं मांगे। एनरोलमेंट के लिए उन्हें जब हमने डाला तो एनरोलमेंट के 1200 रुपये कर दिए। 100 रुपये आज पर वक्फ बोल के 100 रुपये पर एनम होना, ये लोग 1200 रुपये क्यों बोले? कोई लोग नहीं आके जमना बोल के। फिर हमने क्या किया, एनरोलमेंट उसके लिए भी एक्सीड कर दे। 22,80,000 रुपये हमने पूरा एनरोलमेंट बना के पैसा डाल दिया। वो बैंक में रहना चाहिए, वो भी पैसा शॉर्टफॉल हो गया है। बाद में उन्होंने क्या किया, इलेक्शन कार्रवाई ऑलमोस्ट हो गई थी, होने के बाद क्या हुआ कि वो लोग है ना एनरोलमेंट के लिए स्टे, अपने लोगों को डाल के क्या एनरोलमेंट स्टे करा दिए कि मतलब इलेक्शन नहीं होना बोल के। तो एनरोलमेंट में क्या प्रोविजन था कि इसको वेकेट करा सकते बोल के। जब ये लोग ऑलरेडी इलीगल बैठे हैं, हम इलेक्शन को स्टे वेकेट करना है, ये लोगों को वेकेट करना है। इसके लिए हमने फिर ने वक्फ बोर्ड को अप्रोच किए। रूल्स 54 के थे केयर टेकर, बिकॉज वैक्यूम था, एडमिनिस्ट्रेशन के वैक्यूम था। तो हमने क्या किया, केयर टेकर डलवाए। वो लेडी ऑफिसर रज़िया सुल्ताना बोल के थे। तो फिर ये लोग क्या किए, जो प्रीवियस कमेटी क्या किया, वो लोग वक्फ ट्राइब्यूनल को जाके क्या बोले कि ये लेडी ऑफिसर है, उसको टाइम नहीं देना चाहिए, शी इज़ ऑलरेडी ओवरबर्डन विद मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिकॉज वी लेट अस गिव एन अपॉर्चुनिटी, विल ओनली कंटिन्यू टू द फंक्शनिंग बोल के डाले के बाद ट्राइब्यूनल क्या बोला कि आपका टर्म ख़त्म हो गया, इसके लिए फुल टाइम एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करने के लिए ऑर्डर दे दिया। जब ऑर्डर दे दिया तो वक्फ बोर्ड ने क्या किया, अपने निसार अहमद साहब जो तहसीलदार रैंक के ऑफिसर है, उनको उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया। जब वो आके चार्ज अज्यूम किया तो हैंड ओवर चार्ज इन्होंने नहीं किया, चाबी लॉक डाल के क्या कर दिया, कहते पूरा सामान क्या है हमने मालूम नहीं, लेकिन घर से ऑपरेट हो रहा है। मस्जिद आके, मस्जिद का अल्लाह का घर खिदमत क्या है ना, यहाँ से ऑपरेट करना है। चाबी पूरा लॉक, डॉक्यूमेंट्स पूरा लॉक करके वो बाहर से किराया इलीगली कैश में वसूल करके सैलरी देके, नो डेवलपमेंट कुछ भी नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ होता है, 1 साल हो गया, हमने नोटिस 3 नोटिस इशू किए। हमने इशू होने के बाद सीओ इशू के, निसार अहमद साहब ने 2 नोटिस इशू किए, कुछ रिस्पॉन्ड नहीं। फिर और एक बार ट्राइब्यूनल में जाकर 2 बार केस हार चुके हैं लोग। फिर हाई कोर्ट को गए, हाई कोर्ट में भी नोटिस इशू, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। फिर हमने क्या, मजबूरन, ये दुख के साथ क्या था, मजबूरन हमने है ना डीसी के पास अप्रोच करना भाई। बोले तो रूल 68(3 and 4 के तहत क्या होता है, यहाँ पे इट एम्पावर्स द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट टू कमेंट हैंड ओवर द चार्ज टू द न्यू सक्सेसिव जो भी कमेटी हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो, उनको देना है बोल के, विद द लोकल असिस्टेंट लोकल जुरिस्डिक्शन पुलिस करा के बोल दिया। तो उन्होंने समझने के लिए उन्होंने लीगल ओपिनियन डालने के ऑलमोस्ट 9 महीना लगा। ये जस्टिस डिले हुआ लेकिन डिनाई नहीं हुआ हम लोगों को। फिर बाद में है ना डीसी ने वो कर दिया कि ये इनका टर्म ख़त्म हो गया, इनको क्या करना है कि कार्रवाई, एसी को उन्होंने डेलीगेशन दे दिया कि तुम जाके ये करवा दो, चार्ज हैंड ओवर करवा लो। तो एसी अपने पावर्स के लेके ये यहाँ शिवाजी नगर यलहंका पे आता है, तो यलहंका तहसीलदार को उन्होंने डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी दे के उन्होंने नोटिस इशू करके यहाँ पे आके आज जो भी कार्रवाई हुई, इंशाल्लाह इसके बाद है ना सेक्शन 70 हमने ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। मोस्टली अगले हफ्ते इंक्वायरी शुरू हो रही है, ऑडिटिंग जो भी, क्यों बोले 4 साल से अभी तक कोई ऑडिटिंग वक्फ बोर्ड की तरफ से नहीं हुई। वो क्या किया कि हाँ मालूम, क्या डॉक्यूमेंट्स है क्या है मालूम नहीं। 1956 से इनके वालिद इकबाल साहब के वालिद मुतल्ली खालक थे, उन्होंने भी ज़िंदगी में कभी रोज़ अकाउंट दिए नहीं। उसके बाद उनके बेटे यूसुफ, उन्होंने भी कभी रोज़ ये दिए नहीं। उसके बाद इन्होंने इकबाल लाए से। यूसुफ के पीरियड में क्या हुआ, वो शाह कॉम्प्लेक्स से एक इन्हों आए थे, मीटिंग रखे थे, तो साइना लिए सबके ने। साइना ले को क्या करें, इन्होंने ले लग जाओ को वक्फ बोर्ड में प्रोड्यूस कर को, इतने जना सपोर्ट नहीं इनको कर को, झूठ बोल को कंटिन्यू करा लिए, इलेक्शन कराए नहीं आज तक। इकबाल साहब को कितना की बोल डाले इलेक्शन कराओ कर को, इन्होंने भी इलेक्शन नहीं करा। बैठ के क्या कर रहे थे, पूरा अंदर का अंदर इन्हों खा रहे थे, गुडविल आने को खा ली, किसी को बराबर रसीद दे को नहीं है। 2,000-3,000 रुपये किराया आता है। या मैक्स का भी वैसा कर हिंसो है, सो मस्जिद की प्रॉपर्टी मदरसे को कर डाली कि मदरसा वक्फ में नहीं है। मदरसा भी वक्फ में है। तो पैसे लिए क्या उसके? जाओ हिसाब नहीं सका पैसे लेके हैं उसको। कितने पैसे लिए? वो अंदरों नहीं है, वो पूरा आज तक ओपन नहीं हो गया। आपके पास नहीं है, किसी को मालूम नहीं कितने लाख लेके हैं, क्या लेके हैं।
डिमांड क्या है? अकाउंट दिखाओ, हिसाब दिखाओ, कितने प्रॉपर्टी हैं डिक्लेरेशन करो वक्फ बोर्ड के अंदर। हमारा डिमांड वो जैसे वक्फ बोर्ड के अंदर डिक्लेरेशन करो पूरी प्रॉपर्टी, क्या भी ज़रूरत नहीं है तो पर्सनल रखने की। वक्फ बोर्ड को मालूम कराओ और वक्फ बोर्ड को जितना भी ये है पूरा मालूम कराओ वक्फ बोर्ड को। आपका नाम? मेरा नाम सिद्दीक हुसैन।